हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक कंप्लीट कर दिया था। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन विच आर कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, नाम से ही थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे कंपोजिशन के अपोजिट हो रहा है, मतलब डीकम्पोजिशन हो रहा है। दैट मीन्स डिकम्पोजिशन, इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट इट इज बेसिकली ब्रेकिंग डाउन। ओके, तो देखो यहाँ पे, ठीक है, इट इज द रिएक्शन, आरएक्शन लिखो मतलब रिएक्शन होता है, ठीक है। द रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट से मत समझना, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पे रिएक्टेंट लिख लो, सिंगल रिएक्टेंट। ओके, द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स is called as decomposition reaction. Okay, so इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि सिंगल रिएक्टेंट होना चाहिए, ठीक है। मान लो कि मेरे यहाँ पे क्या है, ए बी एक रिएक्टेंट है, ओके, एंड उससे मेरे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ए एंड बी, ठीक है। तो ए बी क्या है, दो एटम का नाम नहीं है, ए बी एक मॉलिक्यूल का नाम है जो कि बाद में क्या हो रहा है, दो सब्सटेंस दे रहा है, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स दे रहा है, ए एंड बी, ठीक है। ऑब्वियसली जो भी एटम्स ए बी में प्रेजेंट होंगे वही ए और बी में प्रेजेंट होंगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो जनरल फॉर्मेट क्या होगा, ए बी गिव्स ए प्लस बी, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आने वाले जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगे उनको हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही प्रोडक्ट बने, तीन भी बन सकता है, चार भी बन सकता है, लेकिन रिएक्टेंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ओनली वन। ओके, चलो अब इस रिएक्शन को थोड़ा और अगर इन डेप्थ में समझे तो जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने बताया था, ठीक है, कि वहां पे क्या होता है, कि वहां पे लेस बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, बॉन्ड कम टूटते हैं, बॉन्ड ज्यादा बनते हैं। क्यों? बहुत सारे रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो बॉन्ड बहुत कम टूटते हैं लेकिन एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाने में बॉन्ड ज्यादा बन रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, जस्ट उसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। यहां पे मोर बॉन्ड ब्रेकिंग इज इन्वॉल्व। क्यों? एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट रहा है एंड कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, सो मोर बॉन्ड ब्रेकिंग इज इन्वॉल्व व्हेयरएज लेस बॉन्ड फॉर्मेशन इज देयर। ओके, सो मोर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, लेस बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। सो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए कौन सा एनर्जी होता है, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा इसको, ई बी, ये क्या है, ई एफ, ठीक है। एंड मैंने बताया था कि जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमें एनर्जी देना पड़ता है, जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो रिएक्शन हमें एनर्जी देता है, ठीक है। सो इफ मैंने पहले ही बताया हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ EB इज मोर देन EF, then the reaction absorbs energy, so we have to provide energy. Okay, but if EF is greater than EB, okay, in that case it will liberate energy. वो हम पहले देख चुके हैं। इस केस में क्या हो रहा है, EB is greater than EF, okay, that means more bond breaking is there, मतलब ज्यादा एनर्जी हमें देना पड़ेगा, कम एनर्जी वो लिबरेट करेगा। सो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन में एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड, ठीक है। अगर एनर्जी इज अब्सॉर्ब है, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि मोस्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। फिर से बता रहा हूं, ये मोस्ट है, ऑल नहीं है, ऑल मत लिख देना। कॉम्बिनेशन में भी बताया था, डिकम्पोजिशन में भी बता रहा हूं, ऑल मत लिख देना, एक्सेप्शंस आर देयर। ओके, तब क्या लिख सकते हो, मोस्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। ओके, अब देखो यहां पे क्या होता है, एनर्जी अब्सॉर्ब होता है। अब एनर्जी किस फॉर्म पे अब्सॉर्ब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, उसके तीन फॉर्मेट हो सकते हैं, हीट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है एंड सनलाइट हो सकता है। ओके, आप हीट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकली क्या कहते हैं, दो रॉड को डिप कर सकते हो, एनोड कैथोड, ठीक है, वो समझाएंगे अभी। उससे क्या है, इलेक्ट्रिकली आप इसको डिकम्पोज करा सकते हो, और एल्स यू कैन सिंपली एक्सपोज इट टू सनलाइट, ठीक है। तो अगर ये हीट से हुआ तो इसका नाम होगा थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। इफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैपेंस थ्रू हीट देन इट इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन, and if it is happening through electricity then it is called as electrolytic decomposition, and if it is occurring through sunlight then it is called as photolytic decomposition. नोट करो यहां तक। इसके बाद हम हर एक को सेपरेटली एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। चलो थर्मल डिकम्पोजिशन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। ओके,
तो लाइमस्टोन को मैं जब भी लेके हीटिंग करूंगा तो क्या बन जाएगा, उससे क्विकलाइम बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा वहां से। ठीक है, तो देखो ये जो क्विकलाइम है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। लास्ट क्लास में हमने इसका एक यूज देख लिया था कि व्हाइट मासिंग में यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा और कहां पे यूज होता है, तो ध्यान रहे, इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, पेपर, हाई ग्रेड स्टील, इंसेक्टिसाइड्स, मेडिसिन, सो इतने सारे जगह पे इसका यूज है। ओके, सो ये एक इंडस्ट्रियली हाईली इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस है। ओके, अमोनिया इतना नहीं है, ऑब्वियसली मैंने बताया था कि अमोनिया सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में होता है। ठीक है, बट अगर ऐसे में देखा जाए तो इतना सारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इससे बनाए जाते हैं। ओके, सो ये बहुत कॉमन इंडस्ट्रियल रिएक्शन है जहां पे कि लाइमस्टोन को हीटिंग करके क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इसमें दो कंसेप्ट नया सीखेंगे। ठीक है, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, क्या बोल रही है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स का कहने का मतलब है जब भी आप इसका, ये क्या है, इसको एक सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, उसको समझेंगे एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में समझेंगे क्या होता है, बट इतना जान लो क्रिस्टल्स का क्या मतलब होता है। जैसे कि आप शुगर, ठीक है, जो होम में जो कॉमन शुगर होता है उसको लेते हैं तो क्या मिलता है आपको, छोटे 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 क्यूब मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करोगे, जैसे आप फेरस सल्फेट को लोगे तो आपको उसमें भी क्या दिख जाएगा, ऐसे क्रिस्टल्स बने हुए रहेंगे, छोटे 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 सॉलिड्स के। ठीक है, क्रिस्टल्स मिलेगा आपको। ठीक है, चलो अब समझते हैं, जो उसका फॉर्मूला होता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का, वो है FeSO4.7H2O। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार देख रहे होगे कि डॉट के साथ कोई फॉर्मूला लिखा है किसी मॉलिक्यूल का। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है, FeSO4.7H2O। फेरस सल्फेट कभी भी FeSO4 नहीं होता है। फेरस सल्फेट अगर बोल रहे हैं तो आप FeSO4 लिख सकते हो, लेकिन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स अगर बोल रहे हैं तो ये हमेशा क्या होगा, FeSO4.7H2O। ठीक है, तो ये जो .7H2O लिखा मैंने, उसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं उसे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो समझो इसको कि जो क्रिस्टल होता है ये क्या है, थ्री डायमेंशनली, मतलब स्पेस में। ठीक है, थ्री डायमेंशनली स्पेस में अगर हम बात करें तो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, चाहे एटम्स का चाहे मॉलिक्यूल्स का, जिसके वजह से कि सॉलिड बनता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो बेसिकली व्हाट इज ए क्रिस्टल? क्रिस्टल इज रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन ए सॉलिड। ओके, वो कैसे भी अरेंज हो सकते हैं, बट रेगुलर अरेंजमेंट होता है, मतलब रिपीटिंग अरेंजमेंट होता है। ओके, तो वो जो अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट में ऑब्वियसली वॉइड्स बहुत सारे होंगे, क्योंकि आप देखो FeSO4 मतलब कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, चार ऑक्सीजन ही आ गए इसमें। यहां पे देखो सिर्फ एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का साइज नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो देखो इसके कंपैरिजन में कितना छोटा मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो जब ये बड़ा वाले मॉलिक्यूल्स अपना रेगुलर अरेंजमेंट बनाते हैं थ्री डायमेंशनली, तो उसके अंदर क्या होता है, जो रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड इन क्रिस्टल ऑफ एनी सॉलिड, the water molecules which are trapped in crystal of any solid are called as water of crystallization. Is it clear? समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ लो इस चीज को। ठीक है, the water molecules which are trapped in crystal of any solid is called as water of crystallization. अभी water of crystallization अगर किसी सॉलिड में प्रेजेंट होगा और मैं उसको अगर हीट कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वाटर प्रेजेंट है, मैं उसको अगर हीट कर रहा हूं तो वाटर क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, व्हेन हीटेड गेट्स लिबरेटेड आउट, जैसे ही आप इसको हीटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा वहां से, तो क्या हो जाएगा वहां से, वाटर क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जैसे ही लिबरेट हो जाएगा, आपका जो क्रिस्टल है उसमें चेंज इन कलर हो जाएगा। ओके, जैसे कि फेरस सल्फेट की अगर बात करें तो फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है ग्रीन कलर होता है, जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है वो ग्रीन कलर होता है। इसको जैसे ही आप हीट करोगे, ठीक है, अब जैसे ही इसको हीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तुरंत से फेड हो जाएगा उसका ग्रीन कलर। ओके, सो फेडेड ग्रीन हो जाएगा, ऑलमोस्ट व्हाइट। ओके, ऑलमोस्ट व्हाइट। एंड ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है किसके फॉर्म पे निकल जाएंगे, दे विल लिबरेट इन द फॉर्म ऑफ गैस। ये क्या है मेरा, ये सॉलिड बच जाएगा, नीचे H2O जो है गैसेस फॉर्म पे लिबरेट हो जाएगा। जैसे ही ये निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, FeSO4 सॉलिड विद फेडेड ग्रीन और व्हाइट कलर। तो इसको क्या कहेंगे, जो ये वाला जो सब्सटेंस बना विदाउट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको क्या कहेंगे, जिसका पानी नहीं है, मतलब अनहाइड्रस। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अनहाइड्रस फेरस सल्फेट। इज इट क्लियर? तो हमने इसको क्या कह दिया, अनहाइड्रस फेरस सल्फेट। ओके, नोट करो, फिर बताता हूं कि इसका रिएक्शन क्या होगा आगे।
देखो जो अब आपको मिला है FeSO4, ठीक है, क्या है, अनहाइड्रस फेरस सल्फेट। इसका कलर क्या होगा, फेडेड ग्रीन और व्हाइट एंड कलर, ठीक है। जब इसको हीटिंग किया जाता है, ठीक है, देखो पहले जब हीट किया हमने क्या हुआ, वाटर क्रिस्टलाइजेशन निकल गया। अब जब इसको हीट करोगे तब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन देगा। ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों, सिंगल मॉलिक्यूल, इज इट क्लियर, सिंगल मॉलिक्यूल दो हिस्सों में टूट रहा है, सो इट इज ऑल्सो ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो इसका दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होगा आगे, FeSO4 जो है वो भी डिकम्पोज हो जाएगा। एक इसमें डिकम्पोज होगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये भी गैस है, ये सॉलिड, ठीक है। तो मुझे यहां पे क्या मिल गया, जैसे ही मैं FeSO4 अनहाइड्रस फेरस सल्फेट को और हीटिंग करता हूं तो मुझे यहां पे क्या मिल गया, फेरस ऑक्साइड, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, पता कैसे चलेगा, देखो ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। आयरन का ऑक्साइड है, जंग जो लग जाता है ना लोहे के ऊपर, वो भी आयरन ऑक्साइड है, तो कलर कैसा होता है उसका, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो आपने व्हाइट कलर का क्रिस्टल, व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस है, अब क्या है देखो, सबसे पहले ग्रीन कलर का सब्सटेंस लिए थे, उसको जैसे ही हीट किए तो थोड़ा सा फेडेड हो गया या व्हाइट कलर का हो गया। हीटिंग कंटिन्यू रख रहे हो तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हुआ, आपको तुरंत से समझ में आ जाएगा कि अब क्या बन चुका है, Fe2O3 बन चुका है। एंड साथ में SO3 गैस जो होता है ये व्हाइट फ्यूम्स देता है, समझ में आ रहा है, व्हाइट कलर का कुछ गैसेस वहां से निकलता हुआ आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, रेडिश ब्राउन कलर सॉलिड विल बी फॉर्म्ड अलोंग विथ व्हाइट फ्यूम्स, इज इट क्लियर, ठीक है। सो ये मेरा दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि यहां पे खत्म होता है, ठीक है। नोट करो, फिर और एक एग्जांपल देखेंगे। जो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड का फॉर्मूला Pb होता है, PbNO3 ट्वाइस, ओके। लेड नाइट्रेट कैसे लिखते हैं, एक बार रिवाइज करा देता हूं। NO3 मेरा इसका कितना होता है, -1 होता है ना, ठीक है। Pb का कितना होता है, वैलेंसी 2 होता है, तो क्या हो जाएगा, PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट, ओके। चलो अब ये कैसा होता है, ये व्हाइट कलर का सॉलिड है, ये व्हाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस है, पाउडर फॉर्म पे होता है, ठीक है। अब मैं उसको लेता हूं, हीट करता हूं, तो हीट करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, लेड ऑक्साइड मिल जाएगा, ओके। अब लेड ऑक्साइड अलग से दिखेगा भी नहीं वहां पे, क्यों, क्योंकि जो मेरे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये क्या बनाता है, ब्राउन फ्यूम्स क्रिएट करता है, एकदम रेडिश ब्राउन फ्यूम क्रिएट करेगा, ठीक है। एंड वो ब्राउन फ्यूम्स इतना ज्यादा होगा कि आपको और कुछ दिखेगा ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ठीक है। तो यहां पे क्या बन रहा है, ब्राउन फ्यूम्स। सो द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इज एन इंडिकेटर दैट द रिएक्शन हैज ऑकर्ड, ओके। और एक चीज, ये जो ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा साथ में NO2 क्या है, टॉक्सिक गैस है, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा, आपको पता हो या ना हो, आपके नाक को पता है, ठीक है। तो जैसे ही ये फ्यूम्स निकलेगा, अगर गलती से आपके नाक के आसपास आ जाता है, यू विल फील ब्रेथलेस, ठीक है। आपको ऐसे फील होगा ना जैसे कि आपका किसी ने सांस रुकवा दिया है, ठीक है। जैसे ही अंदर मतलब नाक के आसपास आ जाएगा, इतना भी टॉक्सिक नहीं है कि आपको कुछ ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम होगा, बट ट्राई टू अवॉइड इट, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ए टॉक्सिक गैस, ओके। एंड साथ में क्या प्रोडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन, ओके। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे चेक करें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। किसी भी एक्सपेरिमेंट में O2 के प्रेजेंस को चेक करने के लिए मैं दो तरीका बता रहा हूं, ध्यान दो, ठीक है। एक तरीका तो बुक में भी लिखा है, ठीक है, दूसरा भी मैं बता दे रहा हूं, ध्यान दो। यहां पे पहला जो बुक में लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है। अगर आप कोई बर्निंग मैचस्टिक पास में लाते हो, ऑक्सीजन के पास में, ठीक है, ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है मान लो टेस्ट ट्यूब से, ठीक है। ये मेरा टेस्ट ट्यूब है, ओके। यहां पे मेरा ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है एंड मैं यहां पे क्या करता हूं, बर्निंग मैचस्टिक अगर लाता हूं तो क्या होगा, वो इंटेंसली ग्लो करने लगेगा, ओके। बर्निंग मैचस्टिक को जैसे ही आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाओगे, ठीक है, उसका जो इंटेंसिटी विल इंक्रीज, ठीक है।
क्या हो जाएगा, अचानक से वो बहुत तेजी से ग्लो करने लगेगा। ओके, दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्या करना है आपको, ब्रिंग ए लाइटेड इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, ठीक है, एक अगरबत्ती लेके आओ। एंड अगरबत्ती को क्या है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर भी डाला जा सकता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर भी आप इसको इजीली डाल सकते हो। जैसे आप इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डालोगे तो क्या होता है, अगरबत्ती में एक छोटा सा फ्लेम दिखते रहता है, दैट फ्लेम विल ग्लो। ओके, तो यहां पे क्या होगा, अगर आप लाइट लाते हो तो क्या होगा, ठीक है, फ्लेम विल ग्लो। ओके, एंड इन सम केसेस इट कैचेस फायर। अभी तक क्या था, सिर्फ ग्लो कर रहा था, अब क्या होगा, पूरे के पूरे इंसेंस स्टिक में आग लग जाएगा। ठीक है, सो दोनों ही तरीके से चेक किया जा सकता है। बेटर कौन सा है, आई थिंक इंसेंस स्टिक इज बेटर, बिकॉज एक तो ये अंदर जा सकता है टेस्ट ट्यूब में, जहां पे ऑक्सीजन बन रहा होगा आप वहां तक उसको इंसर्ट कर सकते हो। दूसरा, किसमें क्लियर ऑब्जर्वेशन भी दिख जाएगा। ओके, चलो ठीक है, तो आप ऑक्सीजन का प्रेजेंस ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में देखो क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन नंबर वन, ठीक है, क्या होगा, ब्राउन फ्यूम बनेगा, क्या होगा, ब्राउन फ्यूम बनेगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन नंबर टू, ऑक्सीजन के प्रेजेंस, मतलब मैच स्टिक से आप लाइट करके देख सकते हो। ओके, ऑब्जर्वेशन नंबर थ्री, ये थोड़ा सा मजेदार है, क्रैकलिंग साउंड। ओके, व्हाट इज दिस क्रैकलिंग साउंड, तर 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 आवाज आते रहेगा। जैसे आप टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे, आपको उसमें आवाज दी जाएगा, तर तर तर। कैसे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना है, टेस्ट ट्यूब में आप डाल दो लेड नाइट्रेट को, एंड उसको लेके क्या करना है, आपको बंसन बर्नर के सामने रख देना है। ठीक है, यू विल हियर दो साउंड, तर 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 आवाज आएगा। ठीक है, वहां से साथ में क्या होगा, ब्राउन फ्यूम्स भी निकलेगा। जैसे आप उसमें इंसेंस स्टिक डालोगे वो ग्लो करने लगेगा, तो समझ लो कि पूरा का पूरा रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब ये क्रैकलिंग साउंड होता क्यों है, ठीक है, इसको एक बार समझते हैं कि क्रैकलिंग साउंड क्यों होता है। देखो, जब रिएक्शन हो रहा है ना, तो वहां पे एक पाउडरी फॉर्म में सॉलिड है। ठीक है, इसका मतलब जब भी वो हीटिंग हो रहा है तो सारे के सारे जितने भी, ये मान लो मेरा सॉलिड पाउडर है, ठीक है, ये मान लो मेरा सॉलिड पाउडर है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे के सारे जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गैस लिबरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे के सारे जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे क्या है, एक बार में गैसेस लिबरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से, देखो, चार मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के बन रहे हैं, इसके दो मॉलिक्यूल से 4 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बन रहा है। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, कि पर 1 मॉलिक्यूल 2.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर गेटिंग फॉर्म। सो ऑब्वियसली गैसेस का जो वॉल्यूम होता है ज्यादा होता है, तो क्या करेगा, वहां से एक प्रेशर क्रिएट करेगा। प्रेशर क्रिएट करते ही साथ तो क्या करेगा, फेंकाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। जैसे कि आप क्या करते हो, जैसे कि आपका कढ़ाई बैठा रहता है ना चूल्हे पे, ठीक है, कढ़ाई बैठा रहता है, जैसे ही अगर गर्म है एंड मान लो कि आपने थोड़ा सा क्या पानी डाल दिया, तो देखा होगा आपने कैसे ब्लास्ट करता है चट से। ठीक है, तो ही हो रहा है यहाँ पे, वहां पे लिक्विड का होता है, यहाँ पे सॉलिड के साथ हो रहा है। सॉलिड अचानक से गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो गैसेस है वो क्या कर रहे हैं, प्रेशर में उसको फेंक रहे हैं। तो जैसे ही वो फेंकते हैं तो आवाज क्या आता है, टर टर टर, मतलब क्रैकलिंग साउंड वहां पे फॉर्मेशन होता है। सो देखो, इस एक्सपेरिमेंट के 3 ऑब्जर्वेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ही तो क्या लिखना है, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, ब्राउन फ्यूम ड्यू टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मैचस्टिक बर्निंग ड्यू टू ऑक्सीजन, एंड क्रैकलिंग साउंड ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द गैसेस। इज इट क्लियर, नोट इट। ओके, चलो अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया गया हो एज ए एनर्जी सोर्स। ओके, अब देखो मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, वाटर इन विच फॉर्म, लिक्विड फॉर्म। ओके, एंड जैसे ही मैं वाटर में क्या करता हूं, इलेक्ट्रिक करंट पास कराता हूं, मतलब इसको बैटरी में कनेक्ट कर देता हूं, 6 वोल्ट का बैटरी का यूज होता है। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बिकर लिया हूं मैं, उसमें 2 टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करके लगाया हूं, उसमें वाटर है, एंड ऑलरेडी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, 2 जो वायर्स हैं उसको कनेक्ट कर रहा हूं टेस्ट पे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर है इट विल गेट डिसोसिएटेड इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, एंड जो हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन गैस होगा क्या करेगा, ऑब्वियसली ये गैसेस फॉर्म पे है, तो यहाँ पे जो वाटर का लेवल है इसको क्या करेगा, राइज कर देगा। देखो वाटर के लेवल को राइज कर देगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीजें बनेगा, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम एक चीज पढ़ेंगे जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन।
वहां पे और क्लियरली समझाऊंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। बस इतना जान लो आप कि जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जिस भी इलेक्ट्रोड, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये एक मेटालिक कंडक्टर है, ये एक मेटालिक कंडक्टर है। जैसे कि यहां पे मेटालिक कंडक्टर क्या है, ये वायर्स, ओके। तो यहां पे क्या है, जिस भी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हमेशा क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, ठीक है। एंड जिस भी मेटालिक कंडक्टर पे रिडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे बच्चे कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि मतलब सर एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, समझ में आ रहा है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव होता है ना, यहीं पे आप गलती कर दोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एनोड ओ इलेक्ट्रोड है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड ओ इलेक्ट्रोड है जहां पे रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है उसको तो हम डिटेल में समझेंगे ही आगे, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां पे मेरे पास दो टाइप के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मिलेंगे, मुझे दो टाइप के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मिलेंगे। क्या होगा, या तो जो चीज है वो सेल होगा, सेल मतलब बैटरी होगा, या तो बैटरी या फिर सेल होगा, ये एक टाइप का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मिलेगा। या दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब समझो, बैटरी या सेल जो होता है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड होता है। जैसे कि ये किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। यहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं कुछ कराने के लिए, ठीक है। तो देखो अब यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है कि बैटरी या सेल पे एनोड होता है नेगेटिव, कैथोड होता है पॉजिटिव। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना समझा रहा हूं उतना समझ गया ना तो सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ध्यान दो, बैटरी या सेल में एनोड होता है नेगेटिव, कैथोड होता है पॉजिटिव, ठीक है। एंड जस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका रिवर्स होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो जाएगा, जो एनोड है वो हो जाएगा पॉजिटिव एंड जो कैथोड है वो हो जाएगा नेगेटिव। समझ में आ रहा है। तो कभी आपको कहीं पे गाल्वानिक सेल दिख जाएगा, डायनेलाइट सेल दिख जाएगा, तो उस सेल में आपको दिखेगा कि नेगेटिव पे एनोड लिखा होगा, पॉजिटिव पे कैथोड लिखा होगा। यहां पे क्या है, एनोड पॉजिटिव पे लिखा है, कैथोड नेगेटिव पे लिखा है। देखो एनोड कौन सा है यहाँ पे, पॉजिटिव है, कैथोड कौन सा है यहाँ पे, नेगेटिव है। कंफ्यूजन मत होना, ये कैसा सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए क्या क्या होता है, ऑक्सीडेशन तो हमेशा एनोड पे होता है, एनोड यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव एंड कैथोड क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। इसको नोट कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है वो तो हम आगे के क्लासेस में समझेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज और समझ में आ गया कि जो कैथोड है यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का जो फॉर्मेशन है क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ओके। सो बेसिकली हाइड्रोजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन जो है क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे याद रखोगे, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑब्वियसली जो बच गया रिडक्शन, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना याद रखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज और है, इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, ठीक है। क्या है देखो, अभी यहां पे अगर देख सकते हो इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस, 2 मॉलिक्यूल्स H2 गैस के बन रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल O2 गैस के बन रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिस गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। सो वॉल्यूम ऑफ H2 गैस विल बी मोर देन वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। आई होप कि समझ में आ गया होगा, वॉल्यूम ऑफ H2 गैस इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। तो अगर पूछे कि इसमें किसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो क्लियर सा आंसर है कि H2 का ज्यादा है। बट यहां पे और एक चीज भी है, ये जो है जितना गैस है इसके हिसाब से इसका लेवल डिसाइड हो रहा होगा, ठीक है। मान लो ये H से मैं डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मुझे पूछे कि हाइट ऑफ द लिक्विड लेवल किसका ज्यादा होगा, ठीक है। ये मान लो हाइट ऑफ H2 एंड ये है हाइट ऑफ O2, ठीक है। हाइट किसका होता है, लिक्विड का होता है, हाइट किसका होता है, लिक्विड मतलब वाटर का है। इज इट क्लियर। तो यहां पे ध्यान दो, जो हाइड्रोजन है
उसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो क्या करेगा, वो गैस को नीचे धकेल के रखेगा, क्यों, ऊपर जाने का तो और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हाइट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका हाइट कम, जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका हाइट कम, ठीक है। एनटीएससी वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। तो हाइट किसका ज्यादा होगा, हाइट किसका ज्यादा होगा, जिसका कि वॉल्यूम कम होगा। ये इस एक्सपेरिमेंट को देख के समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब और एक चीज भी है इसमें जिसको समझना जरूरी है, लिख लो इसको, ठीक है। क्या है वो, देखो, वो ये है यहां पे जो O2 होता है, O2 को आप टेस्ट कैसे करोगे, टेस्ट O2 को कैसे करोगे, तो हमने देख दिया मैचस्टिक, तो क्या होगा, इंटेंस ग्लो होगा, इंटेंस ग्लो करेगा, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ जाएगा जलने का, ठीक है। जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, वो हाईली फ्लेमेबल गैस है, ओके। तो हाईली फ्लेमेबल गैस से क्या होगा, जैसे ही आप इसको कोई भी आग के संपर्क में लाओगे, ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन विल कम इन कांटेक्ट विद फायर, ओके, इट विल गेट ब्लास्टेड। तो ब्लास्ट मतलब हाइड्रोजन बहुत ज्यादा तो नहीं है कि कोई बड़ा ब्लास्ट होगा, लेकिन जो भी छोटा सा ब्लास्ट होगा उसमें क्या होगा, एक साउंड आएगा, कैसा साउंड, उस साउंड को कहते हैं पॉप साउंड, ठीक है। ऐसे मतलब जैसे ही आप उसको लाओगे ना, पप मतलब एक बबल के फूटने जैसा आवाज होगा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, पॉप साउंड, ठीक है। तो ऑक्सीजन की टेस्टिंग तो हमने इससे पहले भी देख लिया था, अभी हाइड्रोजन की टेस्टिंग के लिए क्या है, पॉप साउंड। आई होप कि ये जो टॉपिक है, मतलब ये जो H2O का जो डिकम्पोजिशन है, ये समझ में आ गया होगा। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये एनोड कैथोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। दूसरा है कि वॉल्यूम किसका ज्यादा है, हाइट किसका ज्यादा है। तीसरा है कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को चेक कैसे करें, ठीक है। अब इसी का एक दूसरा एग्जांपल भी है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, NaCl, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ठीक है, ये NaCl किस फॉर्म पे है, लिक्विड फॉर्म पे है, ओके। सो लिक्विड फॉर्म मतलब इसको मैंने मेल्ट किया है, NaCl को मैंने मेल्ट किया है, सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड बनाया हूं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सोडियम सॉलिड एंड क्लोरीन गैस, ठीक है। इट इज द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कि सोडियम एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, तो सोडियम ऐसे ही नेचर में मिलता नहीं है, एंड जिस भी फॉर्म पे मिलता है उसे एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में इसके बारे में और अच्छे से देखेंगे, ठीक है, कि जो सोडियम होता है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो उसको सिर्फ इसी स्टेट में हम, मतलब इसी तरीके से हम उसको एक्सट्रैक्शन कर पाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ओके। चलो लिख लो इसको। चलो अब हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन को समझते हैं। फोटोलाइटिक मतलब जहां पे कि हम सनलाइट को यूज करेंगे। फोटोलाइटिक कम्स फ्रॉम द वर्ड फोटोन क्या होता है, लाइट पार्टिकल्स, ओके। लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, फोटोन्स कहते हैं, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या किया कि फोटोन्स का यूज करते हुए किसी चीज का डिकम्पोजिशन कराया है, ठीक है। जैसे कि यहां पे देखो AgCl सॉलिड, ठीक है, एक इसका कलर क्या होता है, ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, ये व्हाइट कलर का होता है, सिल्वर क्लोराइड है ये, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, एक कोई भी एक टेंसिल में ले लिया, मैंने प्लेट में ले लिया, ग्लास प्लेट में ले लिया, एंड व्हेन आई एक्सपोज्ड इट टू सनलाइट, तो मुझे सिल्वर सॉलिड मिल गया, जिसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रे। समझ में आ रहा है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जो सिल्वर क्लोराइड का जो छोटे छोटे क्या होता है, वहां पे सिल्वर बन जाता है, ठीक है। एंड वो जो छोटे छोटे सिल्वर होते हैं ना, डार्क कलर के होते हैं, क्यों, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्या हो जाएगा, डार्क कलर का हो जाएगा। व्हाइट पाउडर पे डार्क कलर की जो क्या बोलते हैं, डॉट्स आ गए, तो कैसा दिखेगा वो, ओवरऑल ग्रे दिखेगा, ठीक है। एंड साथ में यहाँ पे क्लोरीन गैस एवापोरेट होता है। द सेम थिंग कैन हैपन विद AgBr, ये भी व्हाइट कलर का ही होता, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बना देगा, ग्रे कलर का बना देगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है इस रिएक्शन का, ठीक है, वो होता है मेरा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। आजकल तो कैमरास नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बट अगर आज से मैं 5-7 साल या 10 साल के पहले की बात करूं, तो मेरे नेगेटिव फिल्म वाले जो होते थे, फोटोग्राफिक फिल्म वाले जो है, वो कैमरा आते थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अंदर में एक फोटोग्राफिक फिल्म होता था, ठीक है। ये मान लो मेरा कैमरा है, ठीक है, यहां पे क्या है मेरा, ये मेरा फिल्म रहता था,
इज इट क्लियर? इसका जो शटर होता था, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ओपन होकर बंद हो जाएगा, ठीक है। एंड यहां पे जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है वहां पे क्या होगा, लाइट जो है वो यहां पे पड़ के इसका रिफ्लेक्शन जो है यहां पे आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? और जो फोटोग्राफिक फिल्म है उसमें बेसिकली क्या है, देखो ये तो बहुत सारे मल्टी लेयर होता है, लेकिन जो इसके सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है वो क्या होता है कि जेलाटिन का बना होता है, एक सेमी सॉलिड टाइप, एक जेल टाइप का सब्सटेंस होता है। एंड उस जेल में क्या होता है, एजीबीआर के क्रिस्टल्स पूरे के पूरे जो पाउडरी फॉर्म पे है वो पड़े रहते हैं, ठीक है। एंड व्हेनेवर इट इज एक्सपोज टू लाइट, व्हेनेवर इट इज एक्सपोज टू लाइट, जो एजीबीआर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एजी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो एजीबीआर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो किस कलर का दिखेगा वो, डार्क कलर का दिखेगा। तो अगर कभी मैं फोटोग्राफिक नेगेटिव को उठा के देखता हूं तो मान लो कि मुझे एक एरिया पूरा डार्क दिख रहा है, एक एरिया व्हाइट दिख रहा है, तो ये जो डार्क है, ठीक है, ये जो डार्क है ये एक्चुअल में कैसा है, ये एक्चुअल में कैसा है, एक्चुअल में ये ब्राइट है, एक्चुअल में क्या है, ब्राइट है। एंड जो यहां पे व्हाइट दिखेगा वो क्या है, एक्चुअल में कैसा है, वो एक्चुअल में कैसा है, वो डार्क कलर का। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसा क्यों होगा, जहां से ज्यादा लाइट आएगा वो वाला एरिया ब्लैक हो जाएगा, जहां से ज्यादा लाइट आएगा वो वाला एरिया ब्लैक हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एजी। जहां से कम लाइट आएगा वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो वो मुझे क्या दिखेगा, क्लियर दिखेगा। तो एक्चुअल में वो डार्क है एंड एक्चुअल में वो ब्राइट है। यहां पे क्या दिखेगा, जो एक्चुअल में ब्राइट है वो डार्क दिखेगा, जो एक्चुअल में डार्क है वो ब्लैक, एक्चुअल में जो डार्क है वो व्हाइट दिखेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, आपने सुना होगा, फोटोग्राफिक फिल्म का दूसरा नाम क्या होता है, फोटोग्राफिक नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव क्यों, जस्ट रिवर्स कलर आ जाता है। इज इट क्लियर? डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द डेवलप्ड फिल्म। डेवलप्ड फिल्म क्या है, जो फोटो आप पकड़ते हो ना, ठीक है, और नेगेटिव को डेवलप किया गया है, वो अलग केमिकल रिएक्शन है, उसमें अलग कुछ प्रोसेस होता है, उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं जो आपका अंदर वाला जो नेगेटिव फिल्म होता है ना कैमरे में, उसमें जो आ जाता है, ठीक है। तो उसमें यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अब तो डिजिटल हो गया है, ठीक है। तो डिजिटल कैमरा में क्या होता है ना, फिर वो टोटली टेक्निक ही अलग है, तो यहाँ पे फिर अब वो वाला चीज यूज नहीं हो रहा है। सो ऑब्वियसली अगर ये नहीं हो रहा है, फिर जो सिल्वर का जो है जो भी हमारा एजीबीआर का यूज था उसका भी काफी मार्केट में जो है कमर्शियली सिल्वर का रेट जो है काफी कम हो गया। क्यों, सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन था, ठीक है, वही हट गया उसका डिजिटल कैमरा आने के बाद। ओके, आई होप कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। समरी में बोल दूं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से हो जाता है, ठीक है। थर्मली हो सकता है हीट के थ्रू, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकली हो सकता है, और एल्स यू कैन गेट इट बाय सनलाइट, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन जिसे कहते हैं, ठीक है। तीनों के हमने दो तीन एग्जांपल्स देख लिए हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जांपल्स क्या है, उन एक एग्जांपल्स में और हर एक एग्जांपल्स में मिनिमम 2 to 3 पॉइंट्स मैंने बताया है। उन पॉइंट्स को बारीकी से देखो, उन कंसेप्ट्स को समझो एंड सही तरीके से नोट्स बना लो। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, ना लगा हो तो डिसलाइक, कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख जाना, आई विल क्लियर दोस डाउट्स। ओके, चलो, थैंक यू।